तो आज से हमारे यूनिट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की। ये शुरू होने वाली है। ये थोड़ी सी लंबी चलेगी। काफ़ी सारे मैथ्स में जो बच्चे कुछ टॉपिक्स भी हैं, थोड़े से हीमोसिंथेसिस वगैरह भी कवर कर रहा हूँ मैं। ईटीसी के बारे में पढ़ेंगे हम। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, प्रोटीन की अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म के भी चलेगा हमारा। तो ये एक लंबी यूनिट है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी है। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट डिजीज देखने को मिलती है। साइकिल भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं इसमें। यूरिया साइकिल सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इस पूरे यूनिट में। मेटाबॉलिक मल है और डिजीज के नाम पे जैसे एरोमेटिक अमीनो एसिड पढ़ेंगे, उसके बाद जो डिजीज आएंगे वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। सारे पे क्लिनिकल के साथ सकता है, तो इसलिए इस यूनिट को ध्यान से देखना है। इस पर रेगुलर क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर ये आता है इनके क्वेश्चन। तो ये चीज़ें, ये हमारा मतलब थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म में लास्ट पोर्शन रहने वाला है। उसके बाद हम में से थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, या फिर हम से फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए कि बायोकेमिस्ट्री में लेवल लास्ट पोर्शन रहेगा, तो इसलिए 6-7 दिन है, आप लगातार ढंग से पढ़िए, क्योंकि इसके बाद फिर बायोकेमिस्ट्री आने में फिर दोबारा टाइम लगेगा थोड़ा सा। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी प्रोटीन यूनिट, जिसमें हमारा प्रोटीन यूनिट से पहला लेक्चर आ रहा है हमारा अमीनो एसिड के बारे में, जिसमें मैं जनरल ओवरव्यू दूंगा अमीनो एसिड का। अमीनो एसिड के बारे में बात करें तो कितने अमीनो एसिड होते हैं हमारे? 20 होते हैं, लेकिन अब वो 21 और 22 हो गए हैं। 21वां हमारा अमीनो एसिड आ गया है और नया वो आता है हमारा सेलेनोसिस्टीन। और 22वां आ गया है हमारा कौन सा? 22वां आ रहा है पायरोलाइसिन। पूछ सकता है उससे वाइवा में, थोड़े वाइवा ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये रहते हैं। ये छोटा मोटा 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, बड़ा क्वेश्चन तो आता नहीं है इस पे से, मैंने देखा नहीं अभी तक आता हुआ। फिर इस पर मेन चीज़ आती है, वो आती है हमारा अमीनो एसिड क्लासिफिकेशन। अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन किसके आधार पे कर रहे हैं, ये चीज़ उससे डिपेंड करती है। तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन आ जाता है मेन हमारा। ये थोड़ा सा मेन रहता है, इसको थोड़ा सा याद रख के पढ़ें, जरूरी है ये चीज़। इसमें स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा क्रम पता भी लग जाता है वो, कि कौन कौन सा पहले आता है याद करने के क्रम में। तो तक सिंपल वाले में बात करें, सबसे पहला आता है सिंपल अमीनो एसिड, जिसमें आते हैं हमारे कौन से? एक तो ग्लाइसिन और एलानिन आता है हमारा। ग्लाइसिन और एलानिन। फिर आता है हमारा ब्रांच्ड वाला। ब्रांच्ड में आते हैं हमारे VAE, ध्यान रखें, वी है विल। काफ़ी जगह आप पूछा जाएगा आपसे, विल काफ़ी बार कॉम्बिनेशन में आ जाता है, काफ़ी जगह कॉम्बिनेशन में आया। चाहे आप इसेंशियल अमीनो एसिड पढ़ रहे हो तो उसमें तीनों के तीनों आते हैं, या फिर आप कहते हैं नॉन पोलर ग्रुप रखने वाले नेचुरल अमीनो एसिड पढ़ रहा था, उसमें भी ये आता है। तो विल इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, ये चीज़ ध्यान रखें। वेनिल आता है, तो वेनिल आइसोल्यूसिन आता है और ल्यूसिन आता है। वेनिल ल्यूसिन आइसोल्यूसिन ऐसे भी आ सकता है। तो ये चीज़ें विल ध्यान रखें थोड़ा सा। ये ब्रांच अमीनो एसिड आते हैं, ब्रांच अमीनो एसिड। फिर आता है हमारा कौन से? एक तरीके से OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड। OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड में आता है हमारा सीरेनिन और थ्रेओनिन आते हैं। सीरेनिन और थ्रेओनिन, सीरेनिन थ्रेओनिन में तो टायरोसिन भी कुछ मतलब मान लेते हैं। तो सीरेनिन थ्रेओनिन में ध्यान रखना, सीरेनिन थ्रेओनिन रहता है OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड में। और कौन से अमीनो एसिड रहेंगे हमारे? सिंपल सी बात है, OH ग्रुप कंटेनिंग हो गए तो सिंपल सी सल्फर ग्रुप कंटेनिंग में होंगे, सल्फर ग्रुप कंटेनिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी बार सल्फर वाले जितने भी अमीनो एसिड है उसमें ही फाइंडिंग पॉजिटिव आएगी, जिसके टेस्ट के बारे में बात करूँगा अभी। तो सिस्टीन आता है, तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टीन और मिथियोनिन आता है। थोड़ा याद करने में भी आसानी होगी, ऐसे 20 के 20 आप कहाँ से याद करेंगे, तो इससे आप थोड़ा सा याद करने में भी आसानी रहती। सिस्टीन, मिथियोनिन और साइटीन आता है।
ये होता है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, ये चीज़ रहती है। और उसके अलावा क्या कहते हैं, हमारा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें आता है, हमारे एसिड आते हैं जितने भी हैं, एसिडिक अमाइनो एसिड से ही पूछ सकता है, एसिडिक अमाइनो एसिड होते हैं तो आपको एस्पार्टिक एसिड सी नाम से पता लग जाता है, और ग्लूटामिक एसिड। ये सबसे इजी जो चीज़ हो सकती है वो यही है, इससे ज़्यादा इजी तो नहीं होगा एसिडिक अमाइनो एसिड बताना, को नाम के पीछे आ रहा है, इससे ज़्यादा इजी तो कहीं होगा। फिर इसमें मैं बात कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, हमारा बेसिक की बात कर लेते हैं, एसिडिक की बात हो गई, एसिडिक की सिंपल सी बात है, बेसिक की भी बात कर लेते हैं। बेसिक में आता है हमारे हिस्टीडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। हिस्टीडीन, आर्जिनिन और लाइसिन, ये रहता है हमारे बेसिक। उसके अलावा एक ग्रुप आता है हमारा एरोमेटिक अमाइनो एसिड, जिसका पूरे मेटाबॉलिज्म का चैप्टर है, जिसमें इन तीनों के बारे में बात करेंगे। इसका नाम थोड़ा ध्यान रहता है ज़्यादातर लोगों को, फिनाइल, एनालिन, टायरोसिन और उसके अलावा ट्रिप्टोफैन। तो ऐसा जब मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे आपको नाम याद होने लग जाएंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है जब उसमें सब सेपरेट प्रत्येक की एक अपने आप में चर्चा होगी, तो सिंपल सी बात है तब तो ये आसानी से याद रहने लग जाएंगे आपको। अभी थोड़ा सा आसान नहीं होगा, थोड़ा सा आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं छोटा सा एक तरीके से। सिंपल तो आपको पता ही है, ग्लाइसिन और क्या कहते हैं हमारा एनालिन हो गया, रिपीट करें चाहे तो वैसे तो सिंपल सी बात है। सिंपल अमाइनो एसिड कौन से हो गए, चाहे मैं एक ग्रुप और लिख देता हूँ मैं एरोमेटिक के संग संग, और वो है हमारा एमाइड ग्रुप। एमाइड ग्रुप किस में होता है हमारा, एस्प्राजिलिन और ग्लूटामिन में होता है। एस्पार्जिल और ग्लूटामिन में हमारा एमाइनो एसिड ग्रुप होता है, और इमिनो एसिड का तो खैर प्रॉपर रहता है, क्या एग्जाम्पल, इसको तो याद रखने की जरूरत नहीं है, प्रोटीन रहता है, तो ऐसा अनकम्प्लीट सा रहता है ये हमारा इमिनो एसिड में। तो VSC की होती है, बाकी की याद रखना थोड़ा सा रहता है आसान हमारा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्या ऐसे नाम रिपीट करें, इसका क्लासिफिकेशन लिखने का मेरा मेन उद्देश्य आपको नाम याद करवाना था, कि हम नाम याद करें इसके अमाइनो एसिड के, कौन सा अमाइनो एसिड किस किस जगह आता है, ये आपको पता होना चाहिए, और नाम याद रखना आसान रहेगा। एक बार रिपीट करके देखिए, सिंपल अमाइनो एसिड कौन कौन से होते हैं हमारे, ग्लाइसिन और एनालिन होंगे, और ब्रांच अमाइनो एसिड क्या होंगे, विल होता था। तो रिपीट करें, सिंपल अमाइनो एसिड हमारे ग्लाइसिन और एनालिन, और व्हील से क्या होगा, एक तरीके से ब्रांच से हमारा विल हो जाएगा, ब्रांच अमाइनो एसिड वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। OH ग्रुप में ध्यान रखना सिरिन आता है, सिरिन थ्रियोनिन, सिरिन से पता लग जाएगा, सिरिन थ्रियोनिन। और फिर सल्फर ग्रुप में तो पता ही है, सिस्टीन होता है, सिस्टीन साइटिनिन बना देना, और मिथियोनिन रहता है, मिथियोनिन काफ़ी वाला ड्रग वगैरह होते हैं उसमें थोड़ा सा पता लग जाता है, मिथियोनिन थोड़ा सा आसान रहता है पहचानना। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड तो बहुत ही आसान है, एसिड एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है। बेसिक की बात करके चले तो ध्यान रखना आर्जिनिन इसमें आता है, तो आर्जिनिन से हिस्टीडीन लगा दीजिए थोड़ा सा, हालांकि कोई सेंस नहीं बनना। और लाइसिन थोड़ा सा ध्यान रखना, कोई लाइसिन थोड़ा सा काफ़ी बार लगता है कि लाइसिन ग्लाइसिन में सिंपल में आ जाता है, तो लाइसिन हमारे बेसिक में है, सिंपल में नहीं आता है ये। और इसके अलावा ध्यान रखें एरोमेटिक में तो 3 फिक्स हैं उसके, फिनाइल, ट्रिप्टोफैन, और एमाइड ग्रुप पे एस्पार्जिलिन, लंबे नाम लगे हैं वो उसमें आते हैं, एमाइड ग्रुप पे एस्पार्जिलिन और ग्लूटामिन ये आते हैं। तो ऐसे में ध्यान रख सकते हैं क्या क्या आते हैं। सिंपल सी बात करें, सिंपल अमाइनो एसिड क्या क्या होंगे हमारे, चाहे नीचे से स्टार्ट करते हैं। इम्यूनो ग्रुप में इम्यूनो वाले में क्या रहता है हमारा, प्रोटीन रहता है उसमें फिक्स। एमाइड ग्रुप की बात करें चले तो एमाइड ग्रुप में मैंने लंबे नाम बताए थे, एस्पार्जिलिन, ग्लूटामिनिन, और उसके अलावा एरोमेटिक में तो फिक्स रहते हैं 3 हमारे, फेनाइलएडेनिन, ट्रिप्टोफैन, और क्या कहते हैं एक तरीके से फिनाइल, ट्रिप्टोफैन, और कहते हैं टायरोसिन रहता है। और सिंपल सी बात है, बेसिक में बात करके चलें, हमारा बेसिक में क्या रहेगा, बेसिक में ध्यान रखना आर्जिनिन, हिस्टीडीन याद रखना, लाइसिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है उसमें, तो लाइसिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाला, उसे याद रखें।
और सिंपल सी बात है, लाइसिन या ल्यूसीन रहता है, तो ल्यूसीन से इसलिए मैंने विल निमोनिक पढ़ाया था, क्योंकि काफ़ी बार ल्यूसीन और लाइसिन को एक जगह जोड़ देते हैं, नाम इसका एक जैसा है। तो ल्यूसीन और लाइसिन बहुत एकदम डिफरेंट जगह आते हैं, हर जगह ही देख लेते हो। इसलिए विल की वाली निमोनिक इसलिए मैंने पढ़ाने को दे सकता था। तो बेसिक में हिस्टीडीन और अर्जिनिन ध्यान रखना, लाइसिन को जोड़ना है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का था ना, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। सल्फर ग्रुप में आपको सिस्टीन से ध्यान रखें, सिस्टीन, साइटिडीन और मिथ्योनिन तो याद रहता ही है ज़्यादातर लोगों को। OH ग्रुप में ध्यान रखा सीरिन, ध्यान रखा सीरिन, थ्रियोनिन। सीरिन जब ध्यान आता है थ्रियोनिन भी ध्यान आ जाता है, तो इसलिए सीरिन ध्यान रखना जरूरी है। थोड़ा सा क्या है कि एक एक चीज़ याद रखेंगे तो थोड़ा सा आसान रहेगा। एक को इससे आपको नाम बना देते हैं, इसमें खाली विल याद रखें, क्योंकि फिर क्या है कि थोड़ा सा आसान रहेगा। विल से विनाइल आइसोल्यूसिन ल्यूसिन पहचानना आसान रहता है, और उसमें ग्लाइसिन और एनिलीन तो है ही है। तो इसलिए काफ़ी और ओवरव्यू मिल गया होगा इस तरीके से। नाम याद रखने का प्रयास करें, थोड़ा सा और नाम आपको याद हो जाएंगे धीरे धीरे करके। ये चीज़ें बस इंटरलैप मत कर देना चीज़ों को आपस में। प्रत्येक अपनी हमें ग्रुप अपने में एक अलग आइडेंटिटी रखता है, उसके आधार पर रहती हैं चीज़ें। इंटरलैप नहीं करना है आपको इन चीज़ों को, ये चीज़ है। तो फिर हम कुछ और क्लासिफिकेशन की बात करें तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन था हमारा, फिर आता है हमारा पोलैरिटी के आधार पे, या फिर मेन क्लासिफिकेशन में पूछता हूँ मैं, चाहे तो जो आपने पढ़ा होगा इस तरीके से, वो आता है हमारा किसके आधार पे, वो आता है हमारा इसेंशियलनेस के आधार पे, न्यूट्रिशन के आधार पे। काफ़ी बार तो उसे याद रख के आएंगे मेरे को मेमोनी से, तो वो शायद मेरी मेमोनिक या फिर मैंने तो जैसे कहीं देखी थी, तो उसके आधार पर भी अब याद रख सकते हैं शायद उसको। तो दूसरा हमारा आता है न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन। मैं बैठ ही लेता हूँ। न्यूट्रिशन क्लासिफिकेशन में तो दो आते हैं, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, सेमी इसेंशियल भी जोड़ देते हैं अब, जिसमें ध्यान रखें मैं नॉन इसेंशियल, नॉन इसेंशियल पढ़ेंगे, बाकी इसमें दो ग्रुप और आ जाते हैं हमारे। एक आते हैं हमारा सेमी इसेंशियल और कंडीशनली इसेंशियल। ये चीज़ें सेमी इसेंशियल ध्यान रखना है, दो ही होते हैं, तो हिस्टीडीन और अर्जिनिन, जो कि सिंपल सी बात है मैंने बेसिक में पढ़ाया था, इसलिए आप याद रखेंगे, थोड़ा सा आसान रहेगा, आप वो उस ग्रुप को याद रखेंगे तो स्ट्रक्चरल रूप से काफ़ी चीज़ें समान होती है, तो उनके फंक्शन भी काफ़ी हद तक समान रहते हैं, और उनकी उपयोगिता भी समान रहती है, तो इसलिए काफ़ी बार चीज़ों का अंदाज़ा लग जाता है आपको, जैसे ये चीज़ें रहती हैं। तो इसलिए वो क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, हालांकि वो खाली नाम याद कराने के लिए कोई पूछेगा नहीं इसमें से कि वो एच ग्रुप कंटेनिंग कौन कौन से होते हैं, हालांकि एवाईवा में पूछ सकता है, लेकिन मेन इसका उपयोग है कि वाली नाम याद कराना आपको उस क्लासिफिकेशन का। उसमें क्या होता है कि तो इसेंशियल होते हैं हमारे इसेंशियल अमाइनो एसिड। इसेंशियल अमाइनो एसिड के लिए हमने मेमोरिंग बनाई थी, जो मैंने पढ़ी है, जैसे नहीं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में पढ़ी है, वो आती है मेट विल फ्लाई। फ्लाई तो मैंने ऐसे कर दिया, PHLY कर दिया, मेट विल फ्लाई कर दिया ऐसे। M से क्या बनेगा हमारा, मिथियोनिन बन जाएगा, जो कि क्या है हमारा मिथियोनिन बन जाएगा हमारा। लोग कंफ्यूज किस में होते हैं, मिथियोनिन को काफ़ी बार सल्फान कंटेनिंग में अर्जिनिन को घुसेड़ देते हैं, मिथियोनिन को बेसिक कंटेनिंग में घुसेड़ देते हैं, तो ये कुछ चीज़ें होती है कंफ्यूज करने वाली होती है। इसलिए स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन यदि आपको याद है तो आप कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। मैं भी काफ़ी बार कंफ्यूज करता था, मैं अपनी गलती बता रहा हूँ, ये आपकी की बात नहीं है, आपका व्यू अलग होगा शायद। तो सिंपल सी बात है, मिथियोनिन ए से होगा हमारा अर्जिनिन, जो कि सिंपल सेमी इसेंशियल में भी आ जाता है, और टी से होगा हमारा क्या होगा, टी से हमारा यहाँ पे होगा थ्रियोनिन। ये चीज़ समझने हैं, ये मिथियोनिन, अर्जिनिन, थ्रियोनिन, निन ध्यान रखना, निन मिथियोनिन, हालांकि तीनों के तीनों अलग ग्रुप में आता है। ये OH ग्रुप कंटेनिंग में आ रहा था हमारा थ्रियोनिन, और ये कहते हैं अर्जिनिन किस में आया था, सल्फर ग्रुप कंटेनिंग में, और मिथियोनिन अर्जिनिन हमारा आया था बेसिक ग्रुप में, और सल्फर ग्रुप में कौन सा आ रहा था, मिथियोनिन। ये चीज़ है। विल तो फिक्स है हमारी न्यूमोनिक, मैंने पढ़ाई थी विल वाला। पी से बात करें चले, पी से फीचर से फिर आता है फिनाइलएनेनिन। एस से आता क्या हमारा हिस्टीडीन, जो कि सेमी इसेंशियल में भी आ जाता है, और एल से हमारा क्या हो रहा था, लाइसिन। एल दोनों आ गए, ये चीज़ समझ जाना कि यदि दोनों एल आ गए, यानी कि ऑप्शन में इसेंशियल दिख रहा होगा, एल के नाम पे कुछ भी दिख रहा हो, ल्यूसिन दिख रहा हो, लाइसिन दिख रहा हो, सिंपल सी बात है, आंसर उसका क्या जाएगा हमारा, इस तरीके से इसेंशियल अमाइनो एसिड जाएगा। तो ये थोड़ा सा पहचानने लायक हो सकता है चीज़ें
कि और मेन चीज़ पता होनी चाहिए इसमें मेट से ध्यान रखना, मेट में तीनों के तीनों एक अलग ग्रुप से आ रहे हैं। मिथ्योनिन आ रहा है सल्फर ग्रुप से, अर्जिनिन आ रहा है हमारा बेसिक अमाइनो एसिड से, और थ्रियोनिन आ रहा है हमारा OH ग्रुप कंटेनिंग से। ये चीज़ें ध्यान रखना। नाम लगभग ही जैसे हैं इनके, कभी कन्फ्यूजन होता है, असली इसेंशियल में एक संग पढ़ लेते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये चीज़ है ना, ये तीनों के तीनों बिल्कुल अलग ग्रुप से आ रहे हैं। विल का तो फिक्स ही है, तो मैंने बताया था, वेनिल आइसोल्यूसिन ल्यूसिन, और फ्लाई का मतलब पी से फेनाइलएलानाइन हिस्टीडीन, और सिंपल ल्यूसिन। सेमी एसेंशियल की बात करके चलो, सेमी एसेंशियल में दो ही आते हैं हमारे। कौन से आएंगे? एक तरीके से इसी में से आते हैं, तो आर्जिनिन, और क्या आता है हमारा हिस्टीडीन। ये दो ही आते हैं और आते नहीं है हमारे सेमी इसेंशियल में। नॉन इसेंशियल में बच्चे कुछ जितने भी हैं वो सारे नॉन इसेंशियल में। कंडीशनल इसेंशियल वो मतलब डिपेंड करता है कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं। बाकी ग्लाइसिन, सिस्टीन, ग्लूटामिन, अर्जिनिन, कोई ऐसा सीक्वेंस है नहीं है उनका, तो ध्यान रखें, उनको भी ध्यान रखें। कंडीशनरी इसेंशियल क्लासिफिकेशन लिख के आना है बस उसको, लास्ट में दो एग्जाम्पल जोड़ सकते हैं वो कंडीशनरी इसेंशियल में। कंडीशनरी इसेंशियल किस में आता है हमारा, किस में आता है? ग्लाइसिन आ गया, और सिंपल से आता है ग्लाइसिन के बाद सिस्टीन, ग्लूटामीन। तो कोई भी ऐसा ग्रुप फिक्स ग्रुप नहीं है इसमें, कोई सा भी कहीं भी जोड़ रहा है। टायरोसिन ध्यान रखना है थोड़ा सा, कंडीशनरी इसेंशियल रहता है, क्योंकि टायरोसिन फिनाइल से बन जाता है, तो यदि फिनाइल की डेफिनेंसी है तो आपको टायरोसिन देना पड़ेगा। तो इसमें कंडीशनली इसेंशियल आ जाता है। फिनाइल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम से टायरोसिन बनता है, तो उसका यदि वो उसकी एंजाइम की कमी है, या फिनाइल की कमी हो गई, या उसके कोफैक्टर जो है हमारा BH2 यूज हो रहा है हमारा, तो इसलिए उसकी कमी होगी, तो हमें टायरोसिन देना पड़ेगा। तो टायरोसिन ध्यान रखना है, एक तरीके से कंडीशनली इसेंशियल रहता है। ग्लाइसिन रहता है, और कहते हैं सिस्टीन, और मतलब कोई सा सीक्वेंस है नहीं है, कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, तो कुछ खास सीक्वेंस है नहीं है। याद करें तो याद करें, वरना वो ठीक है, आपका ऐसा कुछ खास जरूरी नहीं है। फिर आते हैं हमारा एक तरीके से, किसमें दो क्लासिफिकेशन हो गया हमारे, एक तरीके से न्यूट्रिशनल के लेवल पर क्लासिफिकेशन हो गया। फिर आता है हमारा एक तरीके से मेटाबॉलिक लेवल पे, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन रहता है हमारा मेटाबॉलिक लेवल पे। मेटाबॉलिक क्लासिफिकेशन पे बात करके चलूँ तो उसमें सिंपल सी बात है, दो प्रकार तीन प्रकार के रहते हैं। एक तो हमारे रहते हैं एक तरीके से, सिंपल सी बात है, एक तो कीटोजेनिक, प्योरली कीटोजेनिक रहता है। एक होता है हमारा कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक, यानी ग्लूकोजन बना सकता है, जो उसकी मैंने प्रक्रिया बताई थी किसमें, हमने बताई थी, मैंने ग्लूकोन्यूजेनेसिस में बताई थी प्रक्रिया उसकी। अमीनो एसिड प्रत्येक ग्रुप से याद रखें कौन कौन सा कहाँ से हो रहा है, वो चीज़ याद रखनी है, चाहे तो मैं रिवीजन करा दूंगा उसका भी। और सिंपल सी बात है, कुछ होते हैं जो दोनों जगह उपयोग आ सकता है उनका, पार्शियली कीटोजेनिक होते हैं और पार्शियली ग्लूकोजेनिक होते हैं अमीनो एसिड के नाम पर। मेन ग्रुप रहता है वो प्योरली ग्लूकोजेनिक का रहता है, इसमें 14 आते हैं। बच्चों को से एक ही आता है खाली प्योरली कीटोजेनिक में, जिसका है नाम याद रखना जरूरी है हमारा। तो एक तो वैसे ल्यूसिन भी आता है, लाइसिन भी कंसीडरिंग में आ जाता है, वैसे ही चीज़ है। तो जैसे कीटोजेनिक दे रखा है, कीटोजेनिक, प्योरली कीटोजेनिक, तो उसका मेन एग्जाम्पल रहता है हमारा लाइसिन। कुछ जगह ऑप्शन में दे सकता है तो ल्यूसिन दे सकता है, तो ल्यूसिन भी करेक्ट है, लेकिन मोर करेक्ट ये है लाइसिन। ये ध्यान रखना, लाइसिन ज़्यादा करेक्ट है, और बाकी ल्यूसिन भी दे सकता है वो, ल्यूसिन ज़्यादा करेक्ट है, लाइसिन भी दे सकता है ऑप्शन में, ये चीज़ ध्यान रखना। ल्यूसिन तो इसमें एल आ गए, इस तरीके से एल निकालने के लिए, तो इसलिए एल आ गए, जहाँ पे भी आता है कीटोजेनिक को कंसिडरेशन को में करना ही है, सिंपल सी बात है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद वो पार्शली में आ जाते हैं इस तरीके से हमारे बोथ में। बोथ में जैसे लाइसिन यदि नहीं है तो इसमें लाइसिन भी आ सकता है, और बाकी के इसमें आता है आइसोल्यूसिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन।
और फिनाइलएलानाइन। यानी कि देखते हो सिंपल सी बात है, ब्रांच वाले में पता लग रहा है ल्यूसीन यहाँ पे आ गया तो आइसोल्यूसिन यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। बाकी के 3 हमारे एरोमेटिक अमीनो एसिड आ जाते हैं, ये चीज़ रहती है। और बचे कुछ जितने भी हैं हमारे वो आते हैं ग्लूकोजेनिक में। ये चीज़ आपको ध्यान रख रहे हैं कि ग्लूकोजेनिक में कौन कौन से अमीनो एसिड आते हैं हमारे। पोलर नॉन पोलर का तो मैं क्या बता रहा हूँ, पोलर में ध्यान रखना इस तरीके से, जो भी एसिड मैंने बताए थे, 2 एसिड बताए थे, 3 बेस बताए थे, वो पोलर में आएंगे, बच्चे कुछ नॉन पोलर में आएंगे, और ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन है नहीं है उसका। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। और इसमें ग्लूकोजेनिक में मैंने बात करके चलूँ अमीनो एसिड की, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है वो क्या क्या होता है। सबसे पहले बात करें ग्लूकोजेनिक में, ग्लूकोनियोजेनेसिस वाली प्रक्रिया जो होती है इसमें ये बनते हैं। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में हमारा सिंपल सी बात है, तो ग्लूटामेट होता है, और क्या होता है हमारा ग्लूटामीन और आर्जिनिन, हिस्टीडीन, ये तो उसमें आ गया। आर्जिन हिस्टीडीन तो संग में चले, आर्जिन हिस्टीडीन चले में जीजी को सेम चले थे, और खासकर स्पेसिफिक में आता है प्रोलीन। ये 3 बनाते हैं हमारे अल्फा कीटोग्लूटारेट से भाग लेते हैं हमारे ग्लूकोजेनिक में, अल्फा कीटोग्लूटारेट से भाग लेते हैं। और बाकी की बोथ में जैसे इसमें आइसोल्यूसिन आया था, तो इसमें तो वो आइसोल्यूसिन और उसमें क्या कहते हैं मिथियोनिन और वेनिल सक्सिनल कोएंजाइम में से भाग लेते हैं। आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन और वेनिल, यानी कि तरीके से वेलिन में से ल्यूसिन हमने हटाया था, ल्यूसिन प्रॉपर कीटोजेनिक था, तो आइसोल्यूसिन और विल वाली बीमारी में से ल्यूसिन हटा दिया, बच्चे कुछ दोनों किस्म आ गए हमारे। इस तरीके से सक्सिनाइल कोएंजाइम ये बनाने को शामिल हो गए, तो किस में आ गए सक्सिनाइल कोएंजाइम ये बनाने में आ गए। और सिंपल सी बात है। और बच्चे कुछ जो बात करी चले हमारे सेमी शेजल में भी आ रहे थे, मतलब जैसे बोथ में भी आ रहे थे, तो फेनाइलएलानाइन आ रहा था, ट्रिप्टोफैन आ रहा था, एक तो ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन आ रहे थे। तो फेनाइलएलानाइन और टायरोसिन क्या बनाते हैं हमारे, इस तरीके से फ्यूमेरेट बनाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ऑक्सैलिक एसीटेट कौन बनाता है, एस्पार्टेट बनाता है और एस्पार्जिलिन बनाता है, ये चीज़ें। बाकी की मेन आप ध्यान रखना अल्फा कीटोग्लूटारेट वाला, सक्सिनाइल कोएंजाइम वाला, वो खाली सीधे पायरुवेट बनाने वाले में रहते हैं हमारे ग्लाइसिन, एनानिन और सीरिन और सिस्टीनिन, ये चीज़ ध्यान रखने सकते हैं आपको। पायरुवेट कौन कौन बनाता है हमारा सीधे, ये तो ग्लाइसिन, एनालिन, सिंपल अमीनो एसिड थे ग्लाइसिन और एनालिन। और उसके अलावा कौन से आ गए एक तरीके से हमारे सिस्टीन, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, और एक के बाद सीरिन है। ये 2 मेन अमीनो एसिड रहते हैं, क्योंकि इससे नाम से थोड़ा सा पता लग रहा है वो इसका नहीं है। और सिस्टीन रहता है, इस तरीके से इससे पता लग रहा है कि डायरेक्ट पायरुवेट बनाते हैं ग्लाइसिन, एनालिन, तो ये इसको ग्रुप में जो आप जोड़ सकते हैं। और ए वाला जो ग्रुप रहता है ज़्यादातर उसमें एस्पार्टेट और एस्पार्जिलिन आ जाता है, उतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है। पायरोफिन और टेरासिन, टायरोसिन, ये दोनों ध्यान रखें किससे जुड़ते हैं हमारे एक तरीके से, सिंपल सी बात है ये फ्यूमेरेट से जुड़ता है। जो भी तीनों के तीनों आ रहे थे हमारे टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन वगैरह, ये किससे जुड़ते हैं हमारे एक तरीके से, ये सब फ्यूमेरेट से जुड़ते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना जा रहा है। ये सब कुछ बाकी की वो जहाँ पढ़ेंगे वहाँ पढ़ेंगे इनको, या फिर दोबारा आप देख सकते हैं चेक करके, उसका लेक्चर था ग्लूकोनियोजेनेसिस वाला, या फिर मैंने बताया नहीं हो तो आप किसी भी किताब में जाके देख सकते हैं। ये ऐसी ऐसी कुछ खास चीज़ नहीं है, दो चार चार एग्जाम्पल पता होने चाहिए आपको। ये चीज़ें हमने बता दिया था। कीटोजेनिक में कौन कौन सा रहता है, प्योर हमारा ल्यूसिन रहता है मेन, और नहीं तो फिर क्या कहता है हमारा लाइसिन भी आ जाता है कुछ कंडीशन में, जैसे कुछ सारी किताबों में लाइसिन और ल्यूसिन दोनों दे रखे हैं। और बाकी की वासुदेवन जो किताब है ज़्यादातर फॉलो करते हैं उसमें ल्यूसिन दे रखा है। और बाकी की इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, उसमें जैसे बोथ वाले में तो तीनों के तीनों एरोमेटिक आ जाएंगे, और उसके अलावा आइसोल्यूसिन है और लाइसिन, तो मतलब जैसे दोनों ही जगह घूम रहा है तो लाइसिन तो आएगी इसमें। तो ये चीज़ है। फिर हम बात करेंगे 2-4 और पॉइंट्स की, फिर तो बात करें
इसमें फिर एक पॉइंट रहता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जिसमें सिंपल सी बात है हमारा एसिडिक ग्रुप भी होता है वो भी एक तरीके से, और एनाइनिक ग्रुप के आयन होते हैं, दोनों चार्ज रहते हैं लेकिन वो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, ये चीज़ रहती है। और ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पूछता है से कुछ कहे तो क्वेश्चन के नाम पे। मेरा काम तो वैसे जहाँ तक हो गया इसमें। फिर थोड़ा सा मैं रिएक्शन की बात करके चलूँ थोड़ी बहुत। मैं चलिए तो थोड़ा सा मैं बात कर ही लेता हूँ उससे थोड़ा सी। तो इसके लिए मैं तो रिएक्शन की बात करूँ पहचानने से पहले तो मैं एक तरीके से उसको प्लॉट बताना चाहूँगा कौन कौन से क्या क्या काम कर सकते हैं हमारे, ये चीज़ें होती। तो कुछ में प्रॉपर्टी और कुछ जो सामान बनने हैं अमाइनो एसिड डिफरेंट डिफरेंट में बनाते हैं, उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। तो सिंपल सी बात है, जो मिथाइल डोनर का काम करते हैं, ये चीज़ होती है मिथाइल डोनर, यूनिवर्सल मिथाइल डोनर कहा जाता है। उसमें आते हैं सेम, हमारा सेम मिथाइल डोनेट करने का काम था। सेम में कौन से आते हैं तो सेरिन, आर्जिनिन और मिथ्योनिन। ये काम करता है हमारा किसका, मिथाइल ग्रुप है उसको डोनेट करने का काम करता है। फिर मैं थोड़ा सा एक तरीके से एक इम्पोर्टेंट चीज़ में बात करूँगा, वो आता है हमारा क्रिएटिनिन और एक होता है हमारा कार्निटिन। क्रिएटिन और कार्निटिन में दो चीज़ सेम रहती है हमारी, होती है तो ग्लाइसिन और उसके अलावा मिथ्योनिन तो सेम रहता है। ग्लाइसिन और मिथ्योनिन के संग संग मैं बात कर रहा हूँ क्रिएटिन में जुड़ जाता है हमारा आर्जिनिन। से ए से लगा सकते हैं, क्रिएटिन में ए थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसमें आर्जिनिन ऐसा जुड़ जाएगा एक्स्ट्रा। बाकी की दोनों चीज़ों में ग्लाइसिन और मिथ्योनिन तो रहती है, ये तो अब पता होनी चाहिए आपको। उसके अलावा पूछा जाता है ग्लाइसिन जैसे सिंपल अमाइनो एसिड है तो ये काफ़ी सारी चीज़ों में उपयोग आता है हमारे सिंथेसिस में। तो ये हमारे आता है सीरिन के सिंथेसिस में यूज होता है, प्यूरिन्स के सिंथेसिस में यूज होता है, हीम सिंथेसिस में यूज होता है, क्रिएटिनिन और कार्निटिन मैंने बता दिए थे उसमें सिंथेसिस में यूज हो रहा है, और उसके अलावा कोलेजन में यूज हो जाता है। कोलेजन में मोस्ट कॉमन है ये, मतलब 1/3 ग्रुप तक यही रहता है, एवरी थर्ड रहता है ये, 1/3 पोर्शन इसका ही रहता है, ग्लाइसिन का रहता है ये चीज़ें। और उसके अलावा क्या है होता रहता है, जैसे सिस्टेमिक क्रिएटिन ने बताया था, मैं ग्लूटाथायोन के बारे में बताऊं तो ग्लूटाथायोन बनता है हमारा सिस्टीन ग्लूटामेट से रहता है, ग्लूटामेट, और उसके अलावा सिस्टीन रहता है और ग्लाइसिन रहता है। ग्लाइसिन सब जगह चलता है, इस तरीके से काफ़ी कॉमन है। इसे कि ये मैंने गलत बताया थोड़ा सा, मैं ये कार्निटीन को बनाने में सिर्फ लाइसिन यूज होता है, मैंने बताया है सॉरी मेरे हिसाब से तो लाइसिन यूज होता है इसमें। ये चीज़ थोड़ा सा पता नहीं, क्रिएटिन और कार्निटिन मतलब नाम भी जैसे लगते हैं लेकिन उसमें अमाइनो एसिड जो उसको बना रहे हैं उसमें अंतर रहता है। आर्जिनिन का पूछा जाता है काफ़ी, तो ये आर्जिनिन बनाता है हमारा एनो, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, ये वेसोडाइलेटर रहता है एक तरीके से। तो जो अभी प्रक्रिया करनी होती है वेसोडाइलेशन की तो आर्निटिन का उपयोग, आर्जिनिन का उपयोग किया जाता है और एनो का निर्माण किया जाता है ताकि वेसोडाइलेशन की इन्फ्लामेशन वाली प्रक्रिया हो जो आप पैथोलॉजी पढ़ेंगे कहते तो मतलब जैसे मैं ही पढ़ाऊँगा मैं, तो उसमें बारे में जो ये होती है ये सिंथेसिस में यूज होता है। काफ़ी बार एमसीक्यू में पूछ सकता है कि एनो कौन सा अमाइनो एसिड बनाता है, तो ये ध्यान रखना आर्जिनिन बनाता है, और आर्जिनिन एक तो उसमें क्रिएटिनिन में भी यूज हो जाता है। गाबा कौन बनाता है, गाबा बनाने का काम, गाबा बनाने का काम होता है हमारा ग्लूटामेट का। ये चीज़ गाबा वहाँ कौन बनाता है, ग्लूटामेट बनाता है। ये चीज़ ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट आता है, थोड़ा सा एरोमेटिक अमीनो एसिड में मैं पढ़ाऊंगा तब मैं सारे ग्रुप बताऊंगा तो कौन कौन देते हैं। टायरोसिन बनाने का क्या काम करता है हमारा, थायरोसिन बनाता है।
ये फिनाइलएलानाइन दे दिया जाए तो उसमें भी आ जाएगा कि फिनाइलएलानाइन का टायरोसिन में चेंज होता है, फिर उसके बाद ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो ये तो थायरोसिन होता है हमारा T3 T4, और उसके अलावा क्या रहता है, डोपामिन रहता है हमारा, मेलानिन रहता है, और क्या कहते हैं हमारा इस तरीके से कैटाकोलामाइन रहते हैं। नॉन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन भी इसी से बनते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से खासकर ये फिलिंदार में इस टाइप के से क्वेश्चन आते हैं इसमें। जैसे ये ट्रिप्टोफैन का, जैसे मेरे फार्मा में क्वेश्चन आया था शायद मेरे पे, ट्रिप्टोफैन का मेरे ध्यान है शायद ये क्वेश्चन आया था, काफ़ी बार लोग कन्फ्यूज हुए थे। तो उसमें क्वेश्चन आया था ये सेरोटोनिन था, ये सेरोटोनिन को क्या कहते हैं 5-HT भी करके लिख सकता है सेरोटोनिन को। तो वो किससे, अमाइनो एसिड से सिंथेसिस होता है। काफ़ी लोगों ने टायरोसिन टायरोसिन कर दिया था, काफ़ी चर्चा चल रही थी उसकी, लेकिन उसका सही आंसर था ट्रिप्टोफैन। जैसे मैंने कुछ को बता दिया था वो उसका सही हो गया था गाय। तो इसमें आता है तो नियासिन रहता है। नियासिन की डेफिशिएंसी हमने सुनी हुई काफ़ी बार, मक्का खाने वाले आदमियों में नियासिन की डेफिशिएंसी होती है। तो क्या होता है कि उनके अंदर ट्रिप्टोफैन होता है वो डेफिशिएंट होता है, और ट्रिप्टोफैन में डेफिशिएंट होने से क्या होता है एक तरीके से उनमें नियासिन की पेलाग्रा के सिम्टम होते हैं, क्योंकि विटामिन B3 है हमारा, इसलिए नियासिन उसी डेफिशिएंसी हो जाती है। और ये तो उसके अलावा पीनियल ग्लैंड का हार्मोन रहता है हमारा मेलेटोनिन, और उसके अलावा क्या होता है हमारा सेरोटोनिन। और क्या कहते हैं हिस्टीडीन से क्या बनता है हमारा, हिस्टाडीन बनेगा। हिस्टीडीन ये सबसे सिंपल है, इससे सिंपल तो हो नहीं सकता कुछ। हिस्टीडीन से हिस्टामिन बनता है, ये याद रखना है, ये याद रखना है मेन आपको। गाबा ग्लूटामेट तो एकदम सिंपल सी बात आ जाती है, एक ही पे आ जाते हैं। ग्लाइसिन का एक एक करके मैं बात करूँगा कि कोलेजन सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है मेन, इससे पूछा जाता है कोलेजन सिंथेसिस में मेन अमीनो एसिड कौन सा होता है हमारा, वो रहता है कार्निटिन क्रिएटिनिन का, थोड़ा सा याद रखें। ये चीज़ रहती है भाई, ग्लाइसिन काफ़ी सारी चीज़ों के सिंथेसिस में एक तरीके से यूज होता है हमारा। फिर तो अब रिएक्शंस की बात करके चलें तो वो आता है हमारा निनहाइड्रीन रिएक्शन। निनहाइड्रीन रिएक्शन होते हैं वो लगभग सारे अमीनो एसिड होते हैं वही देते हैं, और उसमें क्या बनता है हमारा, वो बनता है हमारा एक तरीके से ऑल अमीनो एसिड कह सकते हैं, ऑल अमीनो एसिड। वो क्या बनता है हमारा, रूहे मांस पर्पल। कलर कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, कलर कॉम्प्लेक्स बनेंगे इसमें हमें, रूहे मांस पर्पल कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर बात करके चले जेंथ्रोप्रोटिक, और उसके अलावा मिलोन्स टेस्ट होता है। ये किसके लिए यूज होता है, ये हमारा एक तरीके से एरोमेटिक अमीनो एसिड जो हमने पढ़े थे, कौन से पढ़े थे एरोमेटिक अमीनो एसिड, वो पढ़े थे हमने फेनाइलएलानाइन पढ़ा था एक तो, और क्या पढ़ा था हमने टायरोसिन पढ़ा था। जैसे ऊपर वाला तो फिनाइलएलानाइन टायरोसिन दोनों के लिए रहता है, ये उसके साथ ट्रिप्टोफैन के लिए भी रहता है। फिनाइल इसमें रहता है एरोमेटिक अमीनो एसिड, लिख सकता हूँ बार बार लिखने की जरूरत है, एरोमेटिक अमीनो एसिड के लिए रहता है मिलोट, और इसके अलावा ये टेस्ट पॉजिटिव रहता है। इसमें ये चीज़, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है नेगेटिव किसके लिए आएगा, मतलब नेगेटिव आता है ये कैसावा के लिए आता है। कैसावा में क्यों, क्योंकि एब्सेंट होते हैं 2 घंटे, नेगेटिव फॉर कसावा, ये चीज़ रहती है इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। और इसके अलावा सल्फर वाले ग्रुप के कार्य 2 ग्रुप टेस्ट होते हैं सल्फर के लिए। सल्फर में कौन सा होगा हमारा, सिस्टीन होगा इस तरीके से। तो सल्फर के लिए, सल्फर में कौन सा आएगा एक तरीके से क्या हो गया तुम्हारा, सिस्टीन आ गया, और मिथियोनिन भी आया था, सिस्टीन मिथियोनिन भी आ गया। उसके लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं हमारा, एक तो होता है हमारा नाइट्रोक्साइड रिएक्शन होती है, और उसके अलावा इस तरीके सल्फर टेस्ट पर सिस्टीन ऐसा भी आ जाता है इस तरीके से, ये चीज़ें रहती है। एक आर्जिनिन के लिए होता है स्पेसिफिक हमारा, उसका नाम है सकागुची, सकागुची टेस्ट होता है इस तरीके से इसमें। तो इसमें थोड़ी सी मैं बात करें निनहाइड्रो रिएक्शन की, तो अमाइनो एसिड के संग मिलकर क्या इस तरीके से कलर कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो ज़्यादातर पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स रहता है, वो रूहेमास पर्पल कॉम्प्लेक्स कहते थे जो बन जाता है ऑल अमाइनो एसिड। जेंथ्रोप्रोटिक टाइप की बात करें इतने तो पहला उससे नाइट्रिक एसिड से ट्रीटमेंट किया जाता है,
फिर उस तरीके से एल्कलाइन मीडियम से कॉन्ट्रैक्ट किया, वो क्या कहते हैं, एल्कलाइन मीडियम से कराया जाता है उसको इंटेंसिफाई, जो उसे जैसे ज़्यादा येलो कलर प्रोडक्ट बन जाता है। ज़ेंथोब्रेक टेस्ट में क्या यूज़ करता है, हम एक तरीके से नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन यूज़ कर देते हैं एक तरीके से, ये चीज़ ध्यान रखना, नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन यूज़ किया जाता है। और इसमें क्या होता है, मेलॉन से क्या होता है, म्यूरेमिक सल्फेट यूज़ किया जाता है। थोड़ा सा मैं ले देता हूँ, तो नाइट्रिक एसिड यूज़ कर देते हैं किसमें, इस तरीके से ज़ेंथोपोरिक में। म्यूरेक में क्या होता है, म्यूरेमिक एसिड यूज़ कर लेते हैं, मेलॉन से म्यूरेमिक एसिड यूज किया जाता है, म्यूरेमिक एसिड। और सल्फर कंटेनिंग में बात करें, जो आज कर चलूँ कौन सा यूज किया जाता है, सल्फर गैस इसमें तो यूज किया जाता है हमारा एक तो सिस्टीन में नाइट्रोपोसाइड होता है, नाइट्रोपोसाइड वाला यूज किया जाएगा, नाइट्रोपोसाइड रिएक्शन। और सल्फर कंटेनिंग के लिए जो होती है दूसरी रिएक्शन, उसमें एक तरीके से लेड सल्फेट का ही यूज़ किया जाता है इस तरीके से। इस तरीके से ज़्यादा कुछ खास है नहीं है उसका ध्यान रखें। सुगाजा की चीज में बात कर चलें तो उसमें अल्फा नेप्थोल की यूज़ किया जाता है इसमें, ये ध्यान रखना, अल्फा नेप्थोल। ऐसे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो लास्ट में चर्चा करिए। मेन चीज़ आपको ध्यान रखिए, टायरोसिन इससे क्या बनना है, बाकी मैं इसके बारे में बताऊंगा। ग्लाइसिन की में कोलेजन का पूछा जाता है मेन। आर्जिनिन के बारे में ध्यान रखना, एनओ बनता है, और ये ऊपर के सिस्टीन और कार्निटिन तो ध्यान रखना ही है, ये चीज़ है। अमाइनो एसिड मैंने बता दिए थे कौन कौन से रहते थे, ब्रांच अमाइनो एसिड, OH ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड, सल्फर ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड, एमाइड, ग्लूटामाइन, इस अमाइनो एसिड कौन से थे इस तरीके से, एमाइड ग्रुप थोड़ा सा ध्यान है, एस्पार्जिनिन और ग्लूटामिन, ये चीज़ ध्यान रखना। एस्पार्जिन रहता है, एस्पार्जिन और आर्जिनिन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, जैसे मुझे भी काफ़ी बार, तो ये ध्यान रखना एस्पार्जिनिन और आर्जिनिन में क्या क्या अंतर रहता है, एस्पार्जिनिन और ग्लूटामिन, ये है तो अंतर हमारा। और उसके अलावा और तो आपको पता ही है, बार बार बोल चुका हूँ इसके बारे में। तो एक तरीके से जहाँ जनरल ओवरव्यू हुआ है, मैंने ज़्यादा चीज़ें कवर करी हैं इसकी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सिंपल सी बात है, सारी चीज़ें आप पढ़ते रहें धीरे धीरे करके, ये चीज़ें। और जो चीज़ मैंने एक तो छोड़ रखी होंगी, वो शायद उतनी खास इंपॉर्टेंट है नहीं है, उतनी मैंने ज़्यादा छोड़ी है, जैसे चाहे जनरल रिएक्शन क्या था, कुछ कहते हैं कि ऐसे कुछ खास पोर्शन में छोड़े नहीं है। वैसे जो भी है एकदम इम्पोर्टेंट हो सका है, मैंने शायद सारा करने का प्रयास किया है, तो इतना आप करके आए कम से कम। मेन इस चैप्टर को पढ़ाने का उद्देश्य है कि आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से ग्रुप किस किस में एक तरीके से शामिल हो रहा है। अमाइनो एसिड जनरल ओवरव्यू ये होता है कि प्रत्येक अमाइनो एसिड की अपनी एक इम्पोर्टेंस रहती है, वो इम्पोर्टेंस उसको फुलफिल होनी चाहिए, एक तरीके से ये चीज़ रहती है। तो हमारा लेक्चर ख़त्म हो रहा है, हमारे आकर कम से कम 6-7 दिन या 7 या 8 दिन तो होगी प्रोटीन के लेक्चर चले हमारे लगातार, मतलब 3-4 दिन चलेंगे, उसका तो होते एक्स्ट्रा लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्रोटीन के लेक्चर चले तो इनको सिंपल सी बात है लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि फिर ये काफ़ी बार चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, तो अमाइनो एसिड भी आ रहा है, उससे प्रोटीन भी आ रहा है, तो दोनों चीज़ चल रही है, तो आपको ये काफ़ी चैप्टर लेक्चर कनेक्टेड रहते हैं, तो आपको इन चीज़ों को लगातार याद रखना है रहता है, ये चीज़ रहती है। बाकी की साइकिल वगैरह उतनी ज़्यादा है नहीं है, आपको उतनी सिंपल की बात करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मेन सिंथेसिस वगैरह आता है, थोड़ी डी के नाम पे तो भी याद हो जाएंगे वो आपको आसानी से। एरोमेटिक अमाइनो एसिड में बाकी यूरिया साइकिल रहता है, और एरोमेटिक अमाइनो एसिड थोड़ा सा एक तरीके से हमारा एरोमेटिक अमाइनो एसिड में आ जाता है ज़्यादातर कोई डी, एलिफेटिक अमाइनो एसिड थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, उनमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ये चीज़ें रहती हैं। तो आपको ये लेक्चर ख़त्म हुआ हमारा, इम्पोर्टेंट पोर्शन है, संख्या से पढ़ते जाइए। डिजीज़ के बारे में खासकर याद रखें, कोई सारी डिजीज है वो क्लिनिकल केस में आते हुए ये तो से 20 का चैप्टर है जिसमें से वो ज़्यादातर क्वेश्चन उठा लेता है यूजुअली काफ़ी यूसी के पेपर में, तो ये चीज़ है, तो इनके बारे में क्लिनिकल केस काफ़ी याद से करते रहना है आपको। तो ये हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ।